आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान के ज्ञान सुधा सक्सेस साथी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज हम करते हैं नेट जेआरएफ के स्पेक्ट्रोस्कोपी से संबंधित कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स विल बी यूजफुल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन MSCN एंड MNCS बाइंडिंग मोड्स। तो इन दोनों में जैसा कि आप देख सक रहे हैं कि सिर्फ एटम्स का जो सीक्वेंस है वो एक दूसरे से अलग है और उसी वजह से जो बॉन्डिंग है इन दोनों में एक दूसरे से अलग है। तो ऐसे में ये हमको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा टेक्निक जो है वो ज़्यादा मददगार होगा इन दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश या इन दोनों की पहचान करने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि एनएमआर में हाइड्रोजन या प्रोटॉन के बारे में जानकारी मिलती है। आईआर में हम क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में पता करते हैं और उसमें ये जो बॉन्डिंग है वो इम्पॉर्टेंट होती है। फंक्शनल ग्रुप कैसा है, किस एटम के साथ बॉन्डिंग हो रही है, ये ज़रूरी है। इसमें हम फ्री रेडिकल्स की जानकारी प्राप्त करते हैं और यहाँ हम फ्रैगमेंटेशन कैसा हो रहा है, कौन कौन से पीसेस इसके बन रहे हैं एक बड़े मॉलिक्यूल के, उसके बारे में हम इससे मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से पता कर सकते हैं। यदि हम देखें इन चारों के बारे में तो फिर ये आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी ही है जिसके द्वारा हमें इन दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है या जो हमारे पास सैंपल है उसमें इन दोनों में से कौन सा मौजूद है क्रियात्मक समूह, वो पता करने में आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी ही मददगार हो सकता है। जैसा कि आप यहाँ देख सक रहे हैं, जो CN स्ट्रेचिंग इज़ एट हायर वेव नंबर। SCN में जो CN स्ट्रेचिंग है हायर वेव नंबर पे होता है, क्योंकि आप देख सकते हैं C और N के बीच में यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है। यहाँ C और N के बीच में N और C जैसे जो मेन मॉलिक्यूल है उससे सिंगल बॉन्ड N है जुड़ा हुआ, फिर डबल बॉन्ड C है और फिर डबल बॉन्ड S है। ऐसे में जो CN स्ट्रेचिंग है, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो इस जगह पे लोअर वेव लेंथ या लोअर वेव नंबर पर यहाँ पर जो है पीक आती है और इस प्रकार से हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा पीक के पोजीशन के द्वारा हम इन दोनों के बीच में या इन दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश या अंतर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अंतर समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है, द एब्जॉर्प्शन एट लैम्डा मैक्स 279 nm और जो मोलर एब्जॉर्प्टिविटी है वो है 15, जो कि काफ़ी कम है और ये तब होता है जब N से पाई एस्टेरिस्क ट्रांजिशन होता है इन द यूवी स्पेक्ट्रम ऑफ एसीटोन इज़ ड्यू टू। तो इन्होंने एसीटोन का जो है ये लैम्डा मैक्स दिया हुआ है जिसका मोलर एब्जॉर्प्टिविटी का जो वैल्यू है वो 15 है और पूछा है इन चारों में से कौन सा ट्रांजिशन है। देखिए, क्योंकि यूवी स्पेक्ट्रम बोला है, यूवी स्पेक्ट्रम है उसका मतलब N टू पाई या पाई टू पाई ट्रांजिशंस होते हैं और यहाँ पर जो क्रियात्मक समूह है उसमें सिग्मा सिग्मा ट्रांजिशंस यूवी में नहीं होते हैं, तो इसलिए जो सी और डी ऑप्शन है वो हमारे काम के नहीं है। हमारे काम के जो है वो है पाई से पाई एस्टेरिस्क या एन से पाई एस्टेरिस्क ट्रांजिशन, जो कि इस क्रियात्मक समूह में एसीटोन में होता है और हमें मालूम है कि क्योंकि ये सिमेट्री अलाउड है, इसीलिए आप देख सकते हैं कि C डबल बॉन्ड C में जो सिमेट्री अलाउड है उसका जो मोलर एब्जॉर्प्टिविटी का जो वैल्यू है वो काफ़ी हाई है। ये अलाउड ट्रांजिशन नहीं है, इसलिए इसके मोलर एब्जॉर्प्टिविटी की वैल्यू काफ़ी लो है। तो इस वैल्यू से हम ये पता कर सकते हैं कि जो ट्रांजिशन है वो N से पाई एस्टेरिस्क है और इसीलिए इस क्वेश्चन का जो उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जिसमें है N टू पाई एस्टेरिस्क ट्रांजिशन। नॉन बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग में जो ट्रांजिशन होती है वो यहाँ पर प्रदर्शित की गई है और एसीटोन का मॉलिक्यूल ये जो कि आप आसानी से इसको ड्रॉ कर सकते हैं।
इससे पहले कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन करें, याद कर लेते हैं कि जो एस्टर्स होते हैं, एस्टर में जिस तरफ ऑक्सीजन लगा हुआ है वो डीशील्डिंग ज़्यादा करता है साथ में लगे हुए कार्बन के हाइड्रोजन्स का, अल्फा हाइड्रोजन्स का, जिसकी वजह से उसके जो शिफ्ट आती है वो है 3.5 से लेकर 4.8 ppm या डेल्टा वैल्यू में। और दूसरी तरफ जो है यहाँ पर जो CH2 के ये जो प्रोटॉन्स हैं जो कि सी डबल बॉन्ड ओ से डायरेक्टली वाले कार्बन से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, तो ये वाले जो अल्फा प्रोटॉन्स हैं इनका जो एब्जॉर्प्शन या संकेत है 2.1 से लेके 2.5 ppm में आता है। क्योंकि यहाँ देखिए ये यहाँ इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट रहता है जिस पर कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, लेकिन इसमें इसकी वजह से इंडक्टिव प्रभाव की वजह से इसमें जो है डी शील्डिंग होती है। लेकिन यहाँ पर जो है ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उससे सीधे सीधे ये जुड़ा हुआ है, जिससे कि इस पे ज़्यादा प्रबलता से इसके कंपैरिजन में यहाँ पर डी शील्डिंग ज़्यादा होती है, ग्रेटर डी शील्डिंग यहाँ पर है या लेसर डी शील्डिंग है, क्योंकि जो ऑक्सीजन एटम है उसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने के कारण यहाँ जो है डी शील्डिंग ज़्यादा महसूस की जाती है। तो इस वजह से इसका जो डेल का वैल्यू है, एब्जॉर्प्शन जो है वो 3.5 से 4.8 ppm या डेल वैल्यूज़ में आते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ समझ लेते हैं या याद कर लेते हैं, किसी डबल बॉन्ड सी में अगर दो ये हाइड्रोजन्स हैं उनकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं। अगर जो कपलिंग कांस्टेंट है उसकी वैल्यू 11 से लेकर 18 हर्ट्ज़ है, तो ऐसी स्थिति में वो ट्रांस होगा। और अगर जो कपलिंग कांस्टेंट है उसकी वैल्यू 6 से लेके 15 हर्ट्ज़ तक के बीच में है, यानी वैल्यू थोड़ी कम है, तो वो सिस आइसोमर होगा। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आइए हम करते हैं अपना नेक्स्ट। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड C7H12O2 exhibited the following data in the 1H NMR spectrum। तो एक कंपाउंड दिया हुआ है C7H12O2 और उसके जो 1H NMR का डेटा है वो यहाँ पर इन्होंने प्रदर्शित किया हुआ है। द कंपाउंड अमंग द चॉइसेस गिवन बिलो इज। तो इन सब में से, इन चारों में से हमको वो कंपाउंड ढूंढ के निकालना है। तो पहले हम देखते हैं कि इसमें हमें दिया क्या हुआ है और किस तरह से हमें क्लू मिल सकता है। हम इनमें अगर देखें जो समानता इन चारों में है वो है एक एस्टर ग्रुपिंग इन सभी में है। यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि अनसैचुरेशन भी, डबल बॉन्ड भी कॉन्जुगेशन में है, यहाँ कॉन्जुगेशन में है, यहाँ कॉन्जुगेशन में नहीं है। और उसी तरह से यहाँ हम देख सकते हैं कॉन्जुगेटेड एस्टर है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, और यहाँ पर कॉन्जुगेशन नहीं है। तो उसका मतलब हमें जो है देखना है वो है एस्टर के जो ग्रुपिंग्स, एस्टर ग्रुप के साथ जो लगे हुए कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स, उनके ऊपर हमें ध्यान देना है। तो जो पहला हमारे पास जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, चॉइस दिया हुआ है, उसमें देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के सीधे साथ जुड़ा हुआ है CH2, जैसा कि हमने जस्ट अभी देखा था कि इससे पहले वाले स्लाइड में कि उसकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो डेल्टा वैल्यूज़ जो है वो अधिक होती हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। 3.5 से 4.8 ppm के बीच में ये वाली वैल्यू आएगी, जो कि CH2 जो ऑक्सीजन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि इसमें CH2 डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, इसमें भी CH2 डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, और इन दोनों में ऑक्सीजन के साथ CH2 नहीं जुड़ा हुआ है। तो आइए देखते हैं वैल्यूज़ को। यहाँ वैल्यू देख रहे हैं कि 4.1 पे 2H है और कपलिंग कांस्टेंट है 7.2 हर्ट्ज़। तो उसका मतलब इसमें से और इनमें से कोई एक होगा। इस वैल्यू के लिए ये दोनों स्ट्रक्चर्स नहीं होने की संभावनाएं हैं। एक और चीज़ देख लेते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है 7.101H और यहाँ पर J की वैल्यू है 16। इसी तरह से J की वैल्यू 16 है 5.90 पर। J की वैल्यू 16 अगर है तो उसका मतलब ये इंडिकेट करता है कि जो आइसोमर है
वो ट्रांस आइसोमर है, तो उसका मतलब सिस आइसोमर नहीं है, ये वाला आइसोमर भी नहीं है, और इन दोनों में से कोई एक है। लेकिन ये इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें जो 4.1 के लिए 2H का, और जो कि क्वार्टेट दे, क्वार्टेट कैसे दे, ये देखिए आप कि ये जो CH2 है उसका जो नेबरिंग है वो तीन नेबरिंग हाइड्रोजन, नेबरिंग कार्बन में CH3 यानी 3 प्रोटॉन्स लगे हुए हैं। N का वैल्यू यहाँ पर 3 है, और जो क्योंकि प्रोटॉन NMR की बात हम कर रहे हैं, 3+1 यानी 4 यानी क्वार्टेट ये देगा ये वाला CH2। जबकि आप देख सकते हैं कि ये दोनों से इनको हमने आउटराइटली कैंसिल कर दिया है, और यहाँ पर भी जो O है यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, तो इसलिए ये वाला नहीं होगा स्ट्रक्चर। और अगर ये CH2 है तो, और ये क्वार्टेट अगर देता है, क्वार्टेट अगर देगा तो इसका जो डेल का वैल्यू आएगा वो 4 के आसपास होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो उसका मतलब ये वाला जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर नंबर C इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो ए ही आंसर है, B, D और C आंसर नहीं है। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि ये जो CH3 है, देखिए CH3 के भी दो हमारे पास हैं वैल्यूज़। एक CH3 ये है 0.90 है, और ये है ट्रिपलेट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक और CH3 है 1.25, जो कि CH3 ये भी है ट्रिपलेट। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये जो कंपाउंड है यहाँ पर, दिस इज़ द आंसर। इसको सपोर्ट करने के लिए एक और चीज़ देख लेते हैं हम। यहाँ पर ये जो CH2 है, 2 हाइड्रोजन का हमारे पास ये रहा, 2 हाइड्रोजन 2.10, 2.10 इसका है 2 हाइड्रोजन्स का, और ये मल्टीप्लेट है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो CH2 है वो डायरेक्टली डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इसकी वैल्यू जो है वो 2.10 यानी डिशेल्डेड हो रही है। और मल्टीप्लेट क्यों है? मल्टीप्लेट इसलिए है क्योंकि इसको अगर देखें, इधर इसके CH3 है तो 3 नेबर्स हैं, इधर इसका CH है, उसका मतलब एक नेबरिंग प्रोटॉन है। तो इसके जो वैल्यूज़ लगेंगी मल्टीप्लेट को कैलकुलेट करने के लिए, वो है 3+1 मल्टीप्लाइड बाई 1+1, नॉट 2+1, ये 1+1 आएगा। दैट विल मेक इट 3+1 दैट इज़ 4 इंटू 2, यानी जो इसका मल्टीप्लेट आएगा उसमें 8 संकेत होंगे, 8 भागों में उसका सिग्नल विपाटित या स्प्लिट हो जाएगा, ऑक्टेट मिलेगा। और इस वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका वैल्यू जो स्प्लिटिंग का है वो मल्टीप्लेट दिया हुआ है, जो कि यहाँ पर 8 सिग्नल्स में ये स्प्लिट हो जाएगा। तो उसका ये जो इन सभी चीज़ों का ये अर्थ निकलता है कि जो ऑप्शन नंबर A है दैट इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पर 2 की जगह आपको 1 लिखना है। जब आप नोट्स बना रहे हो या पढ़ रहे हो तो इस चीज़ का आप ध्यान रख लीजिएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन द ब्रॉडबैंड decoupled 13C NMR spectrum, the number of signals appearing for bicyclooctane A to C respectively are। देखिए ये 3 बाईसाइक्लोऑक्टेन के आइसोमर्स यहाँ पर दिए हुए हैं। 13C NMR जो डिकपल्ड है उसके बारे में सिग्नल्स की संख्या, संकेतों की संख्या यहाँ पर लिखी हुई है। 4 ऑप्शंस हैं। हमें मालूम है कि कोई भी NMR संकेत अगर होता है तो वो टाइप ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ के ऊपर आता है, कितने तरह तरह के उसी से संबंधित स्पीशीज़ हैं। 13C NMR की बात कर रहे हैं तो कितने अलग अलग कार्बन एटम्स होंगे, जितने अलग अलग होंगे उतने सिग्नल्स की संख्या होगी। तो पहले हम इन स्ट्रक्चर्स को यहाँ पर लिख के अलग से इसकी सिमेट्री पता कर लेते हैं। हम ये देखते हैं जो स्ट्रक्चर नंबर 1 है उसको हम इस तरह से और इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, और देख सकते हैं कि ये जो हिस्सा है इसमें ये पोर्शन इज़ इक्वल टू ये पोर्शन, और अगर हम ऐसे डिवाइड करें तो दिस पोर्शन इज़ इक्वल टू दिस पोर्शन विच इज़ इक्वल टू दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन। तो हम ये देख सकते हैं
कि इसका जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का हिस्सा है उसके जो कार्बन आइटम्स हैं वही 3 बार और रिपीट इसके अंदर हो रहे हैं। और अगर आप यहाँ से एक्सिस डालें तो C4 एक्सिस से भी इसको आप डिवाइड कर सकते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि कितने प्रकार के NMR संकेत प्राप्त होंगे इसके अंदर। देखिए, एक ये सेकेंड टाइप ऑफ कार्बन दिस वन एंड थर्ड टाइप ऑफ कार्बन दिस वन। अगर हम इसको नंबरिंग करें 1 2 3, ये होगा 2, ये होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 3 और ये होगा 2। उसका मतलब 3 प्रकार के कार्बन है इसके अंदर, तो ये 3 NMR संकेत देगा। तो 5 और 5 वाले ऑप्शंस जो हैं वो हम कैंसिल कर देते हैं। इन दोनों में से बी और डी में से कोई एक होगा। अगर हम कंपाउंड नंबर बी को देखें तो ये देखें कि इसमें C3 एक्सिस है। इसको अगर इधर से पार कर के एक्सिस में घुमाते हैं, C3 यानी 360 डिवाइडेड बाई 3 यानी 120 डिग्री में अगर हम इसको घुमाते हैं तो ये वाला पोर्शन यहाँ आ जाएगा। फिर 120 डिग्री अगर इसको एक्सिस के चारों तरफ मॉलिक्यूल को घुमाते हैं, यानी एक्सिस जो इसमें से पास हो रही है, तो अगर घुमाते हैं तो फिर ये जो पोर्शन है वो घूमकर यहाँ पर आ जाएगा। फिर 120 घुमाते हैं तो ये पोर्शन घूमकर यहाँ पर इस पे आ जाएगा। इसके अलावा हम ये देख सकते हैं बहुत ध्यान से, अगर देखें इस मॉलिक्यूल को, जो ये हिस्सा है, ये हिस्सा है और ये हिस्सा है, ये तीनों जो हैं एक दूसरे के सिमेट्रिक हैं और एक बराबर इनका स्टीरियोकेमिस्ट्री है एक दूसरे के कंपैरिजन में। इसी वजह से जो है इसमें 1 1 1 1 एंड 1 जिनको हमने 1 से मार्क किया है, ये सारे कार्बन जो हैं वो एक तरह के हैं। इसके अलावा जो दूसरा कार्बन है दूसरी टाइप का है, ये दोनों जो हैं वो दूसरी टाइप के हैं। तो 2 तरह के कार्बन इसमें हम पाते हैं, तो इसलिए 13C NMR संकेत ये वाला कंपाउंड देगा, ये 3 देगा। तो जो B एंड D है दोनों में ये दोनों चीज़ें सेम हैं। तो हमें देखना है तीसरा कंपाउंड जो हमको दिया हुआ है। तीसरे कंपाउंड में अगर हम यहाँ पर इस तरह से सिमेट्री का एक प्लेन डालते हैं तो हम देखेंगे कि ये जो हिस्सा है और ये हिस्सा है साथ में, और ये एक दूसरे के दूसरे साइड का के सिमेट्रिक एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं और एक दूसरे के बराबर हैं। उसका मतलब 1 2 3 4 और ये 5 तरह के अलग अलग कार्बन हैं। दिस इज़ अगेन 2, दिस इज़ 5, दिस इज़ 3। तो इस तरह से 5 अलग अलग टाइप्स ऑफ कार्बन हैं। तो 13C NMR में 5 सिग्नल्स NMR से प्राप्त होंगे कंपाउंड नंबर C के द्वारा। तो जो डी ऑप्शन है दैट इज़ रॉन्ग। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। In the mass spectrum of dichlorobenzene, the ratio of the peaks at MZ 146, 148 and 150 is, तो ये पूछा हुआ है इन तीनों में से कौन सा अनुपात है। क्या दिया हुआ है? डाइक्लोरोबेंजीन। डाइक्लोरोबेंजीन में मास पीक आ रहे हैं फ्रेगमेंटेशन के बाद 146, 48 एंड 50 में 150 में। तो हमें मालूम है कि जो नेचुरल कार्बन क्लोरीन है वो 2 आइसोटोप्स हैं, Cl35 और Cl37, दोनों के बीच में 2 का अंतर है। और इनकी जो एबेंडेंस है या इनकी उपलब्धता है प्रकृति में वो 3:1 है, यानी 3 भाग 35 Cl35 उसको होगा तो 1 भाग होगा Cl37। तो ये है 3:1 इन दोनों का रेशियो यहाँ पर दिया हुआ है। अब 146 का मास तब आएगा जब दोनों ही छोटे कम मास वाले जो क्लोरो हैं इकट्ठे हैं। 48, देखिए इन दोनों के बीच में 2 का अंतर है। 2 का अंतर तभी क्रिएट होगा कि जब मॉलिक्यूल के अंदर एक Cl35 और दूसरा Cl37 हो। देखिए इन दोनों के बीच में 2 का अंतर है। और पहले से यहाँ पर 150 है अगर, यानी 4 का अंतर है। m+4 तब आएगा जब m को हमने 35 माना और 37 के 2 क्लोरो जो हैं वो मॉलिक्यूल के अंदर उपस्थित हों। तो ऐसी स्थिति में जो मास होगा वो यहाँ पर होगा सबसे कम, दैट इज़ 146
के लिए ये होगा, ये जो होगा कॉम्बिनेशन ये 148 के लिए होगा, और 150 यानी उससे और दो ज़्यादा तब होगा जब दोनों हैवी आइसोटोप ऑफ क्लोरीन होंगे। अनुपात हमें मालूम है कि ये 3 गुना, ये भी 3 गुना होता है, 3:1 का रेशियो है किसके कंपैरिजन में, Cl37 के कंपैरिजन में। तो 3 × 3 किया तो यहाँ पर आया 9। यहाँ अगर ये वाले कॉम्बिनेशन है तो उसका मतलब ये है कि ये 3 गुना और ये 1 गुना है। ये दिस इज़ 3, दिस इज़ 3 टाइम्स ये रहा, ये 1 टाइम ये रहा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 1 टाइम है, और इसका Cl35 जो है 3 टाइम्स है। तो इसके लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तब हमको जो 148 या M+2 का जो मास है वो उसका रेशियो हमें मिलेगा, दैट इज़ 6। और अगर M+4 का जो मास है दैट इज़ 150, जिसे हम यहाँ पर कह रहे हैं, तो 37 और 37 वाला Cl अगर है उनका रेशियो है 1:1, तो 1 और इंटू 1 किया हमने तो टोटल आया 1। तो हम अगर इन सबको देखें, ये है 9, ये है 6, ये है 1, तो उसका मतलब जो है कि डाइक्लोरोबेंजीन में मास स्पेक्ट्रम में जो अनुपात आएगा M+2 और M+4 के पीक्स का, वो है 9:6:1। दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। एक बार फिर ध्यान से देख लीजिए कि मॉलिक्यूल में अगर 2 Cl हों, Cl35 हों, तो इसका और इसका जो रेशियो है, प्राकृतिक जो नेचुरल एबंडेंस है, प्राकृतिक लब्धि है, जो अनुपात है, उसको मल्टीप्लाई किया है हमने। और अगर M+2 है तो उसका मतलब दो मास में 2 की वृद्धि, कुल जो मास है उसमें 2 की वृद्धि वो तभी आ सकती है जब एक लोअर मास हो और एक हायर मास वाला हो, और यहाँ पर M+4 तभी आ सकता है जब दोनों हायर मास वाले इसमें क्लोरो ग्रुप जुड़े हुए हों। तो इस तरह से हम इस आंसर तक पहुँचे हैं। याद कर लेते हैं कि जो लैक्टोन्स में जो CO का वाइब्रेशन है वो आप देख सकते हैं कि ये 6 मेंबर्ड है, ये 5 मेंबर्ड है, ये 4 मेंबर्ड है। जैसे जैसे रिंग साइज जो है वो छोटी होती जा रही है, वैसे वैसे वैल्यूज़ जो हैं वो एब्जॉर्प्शन के IR में वो बढ़ते चले जा रहे हैं। तो और जो 5 मेंबर्ड लैक्टोन है उसका जो वैल्यू है C++ के स्ट्रेचिंग का, वो है 1770 सेंटीमीटर इनवर्स। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि एकदम डायरेक्ट था। द IR स्पेक्ट्रम, इन द IR स्पेक्ट्रम कार्बोनल एब्जॉर्प्शन बैंड फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड, ये कंपाउंड हमको दिया हुआ है और पूछा है कार्बोनल का जो एब्जॉर्प्शन बैंड वो है वो कहाँ पर आएगा। तो ये ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, अभी हमने देखा है वो 1770 सेंटीमीटर इनवर्स में है। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। An organic compound having molecular formula C15H14O exhibited the following 1H and 13C NMR data। तो कोई कंपाउंड है जो ये हमको उन्होंने दिया हुआ है C15H14O, और उसके 1H NMR और 13C NMR के डेटा हमको दिया हुआ है। हमें इनमें से उस कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना है। अगर हम देखें तो जो NMR संकेत है उससे हमें सफिशिएंट क्लू मिल जाता है कि इन चारों में से कौन सा वो कंपाउंड है। हम देखते हैं कि 2.4 डेल्टा पे एक सिंगलेट है, और उसके बाद हम देखते हैं कि 7.2 और 7.7 में 2 डबलेट हैं। जैसा कि हमें मालूम है कि एरोमेटिक कंपाउंड है और हमें ऑप्शंस में सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स दिए हुए हैं, तो ये एरोमेटिक हाइड्रोजन की बात की जा रही है। ये दोनों जो सिग्नल्स हैं वो एरोमेटिक हाइड्रोजन के द्वारा दिए जा रहे हैं। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि ये डबलेट है और ये डबलेट है, तो ये स्थिति आती है डबलेट ऑफ डबलेट्स जिसे हम कहते हैं। और ये जो डबलेट ऑफ डबलेट होता है वो खासियत होती है पैरा सब्स्टिट्यूटेड
एरोमेटिक रिंग की। अब हम देखते हैं सबसे पहले इसमें पैरा सब्स्टिट्यूटेड कौन है। ये जो है वो मेटा सब्स्टिट्यूटेड है। देखिए यहाँ पर अगर सी डबल बॉन्ड ओ है देन ऑर्थो देन मेटा, तो ये नहीं होगा। ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग्स है, ये नहीं होंगे। ये पैरा है और ये भी पैरा है, लेकिन इन दोनों में से सी और डी में से कौन सा सही होगा? आंसर होगा सी, आंसर होगा डी। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ 3 NMR संकेत दिए हुए हैं। 1H NMR के संकेत हैं, उनके संख्या है 3। इसमें ये सिमेट्रिक कंपाउंड है। और ये देखें कि अगर हम इसको बीच में से डिवाइड करते हैं, बीच में से इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये ग्रुप इसके बराबर, चलो ये इसको हम मार्क कर लेते हैं, ये ग्रुप इसके बराबर देन ये 2 2 2 एंड 2 इसको करते हैं हम 3 एंड 3, इसे करते हैं 3 और ये करते हैं 3। तो उसका मतलब ये है एक्सक्यूज़ मी, उसका मतलब ये है कि यहाँ पर 3 तरह के हाइड्रोजन्स हैं और 3 NMR संकेत ये देगा। जबकि हम अगर सी की ओर देखें तो हम देखेंगे कि एक ये और एक यानी अगर इसको हम 1 मार्क करें, इसको 2 मार्क करते हैं, ये जो 2 बेंजीन रिंग है ये पैरा सब्स्टिट्यूटेड होते हुए भी एक दूसरे के बराबर इसलिए नहीं है क्योंकि एक में CH3CO ग्रुप और एक में CH3 ग्रुप लगा हुआ है, तो ये रिंग जो है एक दूसरे से डिफरेंट है। तो उसका मतलब है इसका मतलब है ये नंबर 3 संकेत देगा, ये 4 और 4 संकेत देगा, ये 5 एंड 5 संकेत देगा, ये 6 एंड 6। तो टोटल इसमें से जो NMR संकेत आएंगे वो 6 आएंगे। जबकि इसमें जो NMR संकेत हैं, जैसा कि हम देख सकते हैं कि इसमें NMR संकेत जो है वो सिर्फ 3 आएंगे। ये सारे CH हैं जो 2 और 3 पे हैं। तो उसका मतलब 1H डेटा जो है वो सपोर्ट करता है कि आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी है। इस बात को हम सपोर्टिव और ले सकते हैं 13C NMR से। 13C NMR में देख लेते हैं कितने प्रकार के कार्बन हैं। 1 2 3 4 5 और 6 ये जो कार्बोनिल कार्बन है, तो 6 प्रकार के कार्बन होने चाहिए। इसको देख लेते हैं, ये 1 प्रकार का कार्बन है, ये 2 प्रकार के कार्बन है, 1 एंड 2 इसको मार्क किया हमने। देन ये जो ये दोनों ये और ये कार्बन सेम है। देन ये और ये कार्बन सेम है, चौथा नंबर। पांचवा है ये और 6th है ये। तो 6 प्रकार के इसमें कार्बन है, इसलिए 13C NMR में ये 6 NMR संकेत दे रहा है, जो कि इस ऑप्शन को सपोर्ट करती है 13C NMR डेटा भी। तो हमारा जो आंसर है इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए है वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द मेजर कंपाउंड X formed in the following reaction exhibited a strong absorption at 1765 centimeter inverse in the IR spectrum. The structure of X is, तो ये हमें एक रिएक्शन दिया हुआ है और रिएक्शन में जो कंपाउंड X बनता है वो 1765 सेंटीमीटर इनवर्स पर एक संकेत, स्ट्रॉन्ग संकेत IR में दे रहा है। कौन सा है वो कंपाउंड? ये इन चारों में से हमको पूछा गया है। जैसे ही हम इन कंपाउंड्स को देखते हैं तो हम देख रहे हैं कि इसमें जो C डबल बॉन्ड O है वो 1670 से लेके 1660 इनवर्स तक इसका फ्रीक्वेंसी आता है, ये एग्जिबिट करता है। यहाँ पर जो पैराक्विनोन है वो 1680 से लेके 1660 के बीच में एब्जॉर्प्शन IR में प्रदर्शित करता है। उसी प्रकार से यहाँ पर जो CHO है वो भी कार्बोनिल है, तो कार्बोनिल जो है वो 1715 से लेके 1690 के बीच में एब्जॉर्प्शन एग्जिबिट करता है। जबकि यहाँ जो लैक्टोन है
वो 1780 से 1760 के बीच में एब्जॉर्प्शन जो है वो IR में प्रदर्शित करता है, जिससे हमें ये समझ में आता है जो ऑप्शन है 1765 का, वो ऑप्शन नंबर डी है। रिएक्शन इस प्रकार से हुई है और ये एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन था। हमें सिर्फ जो कंपाउंड जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का अंदाज़ा इसमें होना चाहिए था। रिएक्शन क्या है, क्या हो रही है, किस प्रकार से, क्या मैकेनिज्म है, उसके बारे में जानने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। प्रोडक्ट्स इसमें दिए हुए हैं और उनके स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी से ही हम आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। हालांकि ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि इस रिएक्शन में हुआ क्या है और किस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे स्क्रीन पे है, अप्रोप्रिएट 1H NMR केमिकल शिफ्ट्स फॉर प्रोटॉन्स A to D फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर। तो ये हमें कंपाउंड दिया हुआ है, उसमें यहाँ पर इन्होंने A, B, C और D इस तरह के प्रोटॉन्स को मार्क किया हुआ है। हम देखते ही पता कर सकते हैं कि यहाँ पर एस्टर ग्रुपिंग है और एस्टर ग्रुपिंग में जहाँ पर ऑक्सीजन के साथ जो कार्बन जुड़ा हुआ होता है वो 3.5 से लेके 4.8 डेल वैल्यू पे वो एब्जॉर्प्शन 1H NMR में दिखाता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जो डी प्रोटॉन है उसकी वैल्यू क्या है। डी यहाँ पर हम देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में 2.1 है जो कि गलत है, सी में भी 2.1 डी के लिए दिया हुआ है जो कि गलत है, क्योंकि 3.5 से ऊपर इसका वैल्यू होना चाहिए। इन दोनों में देखिए आप 3.9 दिया हुआ है, दैट इज़ उसका मतलब ऑप्शन इन दोनों में से कोई एक करेक्ट आंसर होगा इसका। फिर हम देखते हैं कि बाकी स्ट्रक्चर में क्या है। देखिए आप ए एंड बी यहाँ पर दिया हुआ है। ए जो है वो डायरेक्टली सी डबल बॉन्ड ओ से जुड़ा हुआ कार्बन है और जो बी है उससे थोड़ा दूर है। हमें ये मालूम है कि ये जो डबल बॉन्ड है इसके कॉन्जुगेशन सी डबल बॉन्ड ओ में के साथ कॉन्जुगेशन में है। तो यहाँ पर हमें मालूम है कि इस तरह से रेजोनेंस होता है जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा माइनस चार्ज, और जो इस वाला ये वाला जो कार्बन है जिस पर बी हाइड्रोजन लगा हुआ है उसके ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज। प्लस चार्ज का आना यानी इस प्रोटॉन का डी शील्डेड हो जाना, इसका डी शील्डेड हो जाना उसका मतलब ये है कि अगर इन दोनों के एब्जॉर्प्शन या संकेतों की बात या सिग्नल्स की बात करें 1H NMR में, तो ऐसे में हम देखेंगे कि ये ज़्यादा डी शील्डेड है तो इसका जो वैल्यू होगा वो ज़्यादा होगा, उसकी जो डेल वैल्यू है वो ज़्यादा होगी क्योंकि ये ज़्यादा डी शील्डेड है। इस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है जबकि इसके ऊपर कोई प्लस चार्ज नहीं है। किसके ऊपर? जिस कार्बन से HA प्रोटॉन जुड़ा हुआ है। तो हमें देखना है कि इन दोनों में से कौन सा है जिसमें HB का वैल्यू ज़्यादा है। आप देखें कि यहाँ पर HB का वैल्यू ज़्यादा है, HA का वैल्यू कम है, जबकि इसके ठीक उल्टा यहाँ पर दिया हुआ है। उसका मतलब ऑप्शन बी इज़ नॉट द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो मुझे उम्मीद है कि आज के जितने क्वेश्चंस हैं वो आपको ईजी लगे होंगे। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी।